Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्यूटोरियल बाय अर्पिता। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फंडामेंटल राइट्स। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ ब्रीफली में कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। मौलिक अधिकार वो हैं जहाँ हमारा जो शोषण होता है, राज्य के प्रति किसी भी देश के नागरिक का शोषण होता है। शोषण लाइक कि ये नहीं कि किसी गलत व्यवहार, जैसे मान लीजिए कि कहीं ऊंच नीच का भेदभाव है, कहीं जेंडर का भेदभाव है, कहीं अमीरी गरीबी का भेदभाव है। ये सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है और इन्हीं सब के अकॉर्डिंग हम अपना फंडामेंटल राइट्स का यूज करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और इसके क्वेश्चंस भी है नीचे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को ग्रांटीकृत मूल अधिकार है। ये क्या है? ये ग्रांटीकृत यानी ये गारंटी देता है कि आपका जो मौलिक अधिकार है ये गारंटी। जैसे क्या होता है, किसी सामान को हम लोग खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसकी कितने दिन की गारंटी है, तो ये ग्रांटीकृत मूल अधिकार है। इन्हें संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। जो इसका संविधान के भाग 3 है, ये आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। इन अधिकारों को नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए मौलिक माना जाता है और वे राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी देश के नागरिक जो भी राज्य में रहते हैं, तो राज्य में क्या होता है, किसी किसी वो अपने नागरिकों के साथ भेदभाव करते हैं। जैसे ऐसा कुछ रूल ला देते हैं जो किसी पर लागू होता है, किसी पर नहीं लागू। ये सब मनमानी नहीं होता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सबके लिए है, ये कानूनन सबको देता है। ये कि आप इसके अकॉर्डिंग आप समानता, समता और स्वतंत्रता, ये तीनों का अधिकार देता है। तो ये अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इससे होता क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए गारंटीकृत अधिकार हैं जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये अधिकार न्याय के द्वारा आयोजित इसको बोलते हैं, जिसका अर्थ है इसका उल्लंघन होने पर नागरिकों को अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। देखिए, जैसे क्या होता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं ऊंच नीच का भेदभाव होता है, ऊंच नीच यानी कास्ट वाइज भेदभाव होता है, तो ये नागरिकों का अधिकार देता है नागरिकों को कि आप अदालत के पास जाएंगे, वहाँ पे आप पिटीशन देंगे कि हाँ यहाँ पे मुझे भेदभाव किया गया है, तो इस पर आगे कार्रवाई होगी। तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स होता है। ये सबको जानना चाहिए कि हमारा फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। इसके बारे में सबको अपना हक है कि अगर आपके साथ कहीं शोषण हो रहा है तो उस पर आप अपना आवाज़ उठा सकें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक स्टूडेंट के पर्पज़ से जानना जरूरत नहीं है कि हाँ हमारे एग्जाम्स में ये पूछता है तो हमें जानना चाहिए, नहीं, ये देश के हर एक नागरिक को जानना चाहिए, क्योंकि शोषण तो कहीं भी हो सकता है ना। तो ये आपका हक है, आप अपने इस देश के नागरिक होने के नाते आपका हक है कि आप अपने स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करें, और अगर आपके साथ कहीं शोषण हो रहा है तो आप उस पर आवाज़ उठाएं। नेक्स्ट चलते हैं। मौलिक अधिकारों के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद में 12 से वर्णित किया गया है, 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकारों के प्रकार कितने हैं, अब इसका देखते हैं कि मौलिक अधिकार है कितने। तो मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए, पहले 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो किसको हटाया गया है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, एक राइट टू प्रॉपर्टी करके अधिकार था, जिसको बोला जाता है हिंदी में संपत्ति का अधिकार। ये इसको हटा दिया गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको फंडामेंटल राइट्स से हटाकर कानूनन यानी संवैधानिक राइट्स बना दिया गया है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को कानून फंडामेंटल राइट्स हटा दिया गया है और इसको राइट टू प्रॉपर्टी को 300A यानी 300A के अकॉर्डिंग कानूनन अधिकार में सम्मिलित किया गया है संविधान के। तो पहले 7 था, लेकिन अब वर्तमान में 6 हो गया। ये क्यों हटाया गया? देखिए, पहले क्या होता था ना कि संपत्ति का अधिकार, जैसे मान लीजिए मेरे पास ज़्यादा ज़मीन है और किसी के पास नहीं, मेरे दूसरे भाई के पास नहीं है, तो क्या हुआ कि मेरा जो है ना सारा संपत्ति उसको दे दिया जाएगा, मतलब बराबर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने
पैसे से कुछ खरीद रहे हैं तो उस पर मालिकाना हक किसका हुआ? मेरा हुआ। तो ऐसा नहीं हो जाता, उसमें बराबर बांट दिया जाता है। तो ये तो गलत हो गया ना कि कोई कमाएगा कोई खरीदेगा, ये सब चीज़ हटा दिया गया। तो इसमें शेयर्स नहीं, शेयर्स देना पड़ता। अब क्या हो गया कि 301 के अकॉर्डिंग इसमें जो खरीदेगा उसका मालिकाना हक रहेगा। एक सही बात है। तो चलिए इसमें आज इसका जो 6 मौलिक अधिकार है कौन कौन से है और इसमें क्या क्या हमें मिला है प्रोटेक्शन, तो उसके बारे में जानते हैं। तो अब पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। देखिए समानता से ही आप लोग समझ गए होंगे, समानता यानी इक्वालिटी, बराबर का संदेश दे रहा है ये। यह इसके बारे में हम जानते हैं, यह सभी को कानून के सामने समानता, भेदभाव के बिना समान अवसर और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तो इसको इसके अंतर्गत रखा गया है, ये आर्टिकल 14 to 18 के अंदर रखा गया है। देखिए इसमें आप लोग ने देखा होगा कि एक आर्टिकल 15 करके मूवी बना था, तो आपने उसमें देखा होगा कि इसमें बताया गया था कि भेदभाव जो कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग राइट टू इक्वालिटी कैसे यूज करके एक जो पुलिस ऑफिसर थे जिसको अब्राहम करके जो उसमें हीरो है, आई थिंक मुझे उतना नाम पता नहीं अभी, तो उन्होंने ये मूवी में रोल किया था पुलिस ऑफिसर का, और उन्होंने ये राइट टू इक्वालिटी के बारे में। देखिए क्या होता है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक हर आर्टिकल पे एक एक मूवी बता देना चाहिए कि इंसान को थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारा हक क्या है। तो किताबी भाषा हम पढ़ते हैं वो ठीक है, हमें नॉलेज भी होता है, लेकिन सामने वाला जो समझाता है या फिर कुछ कभी कभी क्या होता है जो हमें देख कर जो चीज़ समझ में आती है ना, वो चीज़ें पढ़ कर समझ में नहीं आती है। तो इसलिए हर एक आर्टिकल पे एक मूवी बनना चाहिए। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि इसमें कहीं भी अगर नस्ल, जाति, लिंग यानी जेंडर वाइज भेदभाव हो रहा है तो इस राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग आप अपना बात रख सकते हैं, यानी आप जा सकते हैं कोर्ट में कि हाँ यहाँ पे हमारे साथ भेदभाव किया गया है। तो एक किसके अकॉर्डिंग अंतर्गत आता है? आर्टिकल 14 to 18, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म, संघ या संगठन बनाने, विचार प्रकट करने और आवागमन की स्वतंत्रता शामिल है। इसको किसके अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 19 से 22 तक। देखिए इसमें क्या होता है कि आप अपना धर्म क्या है आप उसको मान सकते हैं, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, बना सकते हैं। आपका अपना जो स्वतंत्रता है यानी बोलने का अधिकार है वो आप बोल सकते हैं, आपका जीवन जीने का जो अधिकार है वो आप जी सकते हैं। आपको कहीं भी आने जाने के लिए जहाँ इच्छा करे भारत के किसी कोने में आ जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है। आप कहीं भी आप मतलब रह सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ जगह है जहाँ पे आप वहाँ पे ज़मीन खरीद कर रह नहीं सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन 370 के अकॉर्डिंग ये भी हटा दिया गया है। तो आप एकदम स्वतंत्र हैं, आप भारत के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, आपको जो धर्म मन करे उसमें शामिल हो सकते हैं। जो आपको ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको बनाना है वो लीगली है तो आप बना सकते हैं। तो इसमें ये राइट टू फ्रीडम का अधिकार देता है। कौन? फंडामेंटल। दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम। और तीसरा पे चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें बाल श्रम और मानव तस्करी का निषेध शामिल है, जिसको अनुच्छेद 23 से 24 में रखा गया है। इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? आर्टिकल 23 to 24। इसमें बाल श्रम में क्या होता है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आप किसी भी श्रम में शामिल नहीं कर सकते। श्रम यानी मजदूरी, जो भी कहीं देखते हैं आप लोग, पहले क्या होता था कि होटल पे छोटे छोटे बच्चे को रखा जाता था ग्लास धोने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, या फिर किसी को चाय देने के लिए कहीं दूर दूर तक। तो आप ऐसे बाल श्रम मजदूरी नहीं करवा सकते। आप किसी भी कारखाने में जो जानलेवा जोखिम भरा कारखाना होता है, आप 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को नहीं रख सकते हैं। ये इसमें ये दिखा। देखिए 6 से 14 वर्ष का आयु जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव एज होता है, बच्चों का पढ़ने का एज होता है। जैसे आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन 2009 के अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्षों को निःशुल्क
शिक्षा प्रदान करने की गवर्नमेंट द्वारा आदेश दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। तो ये शोषण हुआ ना बच्चों का। देखिए, शिक्षा का अधिकार सब पे है, सबको पढ़ने का अधिकार है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जानते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। इसमें इसका अनुच्छेद कितना है, 25 और 28। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी आप धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको इसमें सारा धर्म जिसके बारे में आपको जानना है, किसी का आचरण करना है, जो भी धर्म के बारे में आपको मन है तो हिंदू धर्म में शामिल हो जाए, मन है तो जैन में शामिल हो जाए, मन में तो ईसाई, जो भी आपका धर्म है उसमें आप शामिल हो सकते, इसकी स्वतंत्रता देता है। और आपका धर्म प्रचार करने की भी ये स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 5, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, इसको बोला जाता है इंग्लिश में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें किसी भी संस्कृति को बनाए रखने और अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता शामिल है। देखिए, इसके अनुच्छेद हैं 29 और 30, 29 और 30। इसमें क्या होता है कि आपकी संस्कृति, जैसे मान लीजिए सनातन संस्कृति है, तो इसको बनाए रखने के लिए जो भी आपका शिक्षा है, जो हिंदू धर्म का जो शिक्षा है, मुस्लिम का जो भी है, ईसाई लोग का जो भी, जैन का भी जो भी शिक्षा है, उसको आप बनाए के लिए उसकी जो संस्कृति, आपका हर एक धर्म का एक संस्कृति, एक कल्चर होता है, तो उसकी जो शिक्षा होती है उसमें आप स्वतंत्रता बनाए रखने को उसमें शामिल हो सकते हैं। आपको पसंद के अनुसार जो भी शिक्षा है आप कर सकते हैं, उसका जो भी शिक्षा होता है। जैसे देखते हैं आप लोग के मुस्लिम लोग मदरसे का पढ़ाई करते हैं, तो ये उनकी स्वतंत्रता में शामिल है, फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचारों तक पहुंच शामिल है। इसका अनुच्छेद है 32। देखिए, इसमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में कि अगर आपका किसी भी मौलिक अधिकार, यानी 6 मौलिक अधिकार मैंने अभी बताया, उसमें आपका किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जैसे आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आपको जीवन जीने का, आपको बोलने का नहीं दिया जा रहा है, चाहे कुछ भी, तो आप इसमें अदालत के पास जा सकते हैं। 32 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 32 में इसमें आप अदालत के पास जा सकते हैं। आप अपना पिटीशन दे सकते हैं कि हाँ, मेरे साथ शोषण हो रहा है, मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो ये फंडामेंटल राइट्स देता है। अब इसके थोड़ा महत्व को जान लेते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। मौलिक अधिकारों का महत्व, ये अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करता है। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। वे लोग न्याय के लिए आवश्यक हैं। वे लोकतंत्र और न्याय के लिए आवश्यक हैं। वे नागरिकों को समान अवसर प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करता है? मौलिक अधिकार सबके लिए बराबर है और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी अन्य जानकारी बता देते हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिया जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब इमरजेंसी लागू होती है ना, जैसे कभी किसी देश में इमरजेंसी लागू होता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको ख़त्म कर दिया जाता है उतना देर के लिए, जितने देर इमरजेंसी लागू होती है, जब राष्ट्रपति शासन होता है। लेकिन कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी 20 और 21, जो जीवन का अधिकार है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो उसको निलंबित नहीं किया जाता है। लेकिन और जितना भी राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, ये सब जितने भी, सबसे पहले तो 19 का जितना भी जो राइट टू फ्रीडम का जितना भी फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं बैठने की स्वतंत्रता है, जो भी आवागमन की स्वतंत्रता है, ये सबको फर्स्टली इसी को निलंबित किया जाता है और ये ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाता है। लेकिन निलंबित कौन नहीं होता? जीवन का अधिकार, आप जी सकते हैं, तो 20 और 21 के तहत वो ऑप्शंस में दिया रहता है। कभी किसी ऑप्शन में 20 भी दिया जाता है, किसी में 21, तो 20-21 मान के चलते हैं। कुछ मौलिक अधिकारों पर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन इसका निर्णय अदालत करती है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? मौलिक अधिकार संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से है। वे नागरिकों की स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय
को सुरक्षित करता है, उन्हें राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका सिंपली यही मतलब है कि जो भी राज्य के अंतर्गत जो भी उसके नागरिक हैं देश के, तो राज्य उन पर मनमानी कानून नहीं बना सकता है कि हाँ ये इस जाति के लिए ये कानून है, इस जाति के लिए ये कानून है, ऐसा कभी नहीं बन सकता है। यहाँ पे इस जाति के लोग आ सकते हैं, इस जाति के लोग नहीं है, ऐसा मनमानी कानून कार्रवाई नहीं कर सकता है वो। इस अगर होता है तो आप अपना फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आप अदालत में अपना याचिका दे सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछता है, किसी न किसी एग्जाम में तो आता ही। आप लोगों को भी पता है फंडामेंटल राइट्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? तो इसका सही जवाब है 6। पहले कितना था? 7, लेकिन वर्तमान में 6 है। और कभी कभी पूछ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान के द्वारा संशोधित किया जाता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अलग किया गया था? तो आप लोग बताइएगा। 1944वें संशोधन 1978 के द्वारा अलग किया गया था, जिसको कानून के अधिकार 300A में रखा गया है। ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन से अधिकार में आता है। दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है भाग 3। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछते हैं, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। अनुच्छेद 1922 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता इसको बोलता है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, जिसको जैसे हम लोग हिंदी भाषा में बोल सकते हैं इसको छुआछूत। जैसे क्या होता है गांव में चाहे कहीं भी देखते हैं कि किसी भी जाति के साथ छुआछूत का भेदभाव, तो ये आप अनुच्छेद 17 के तहत नहीं कर सकते हैं। कौन से मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं? यह अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 20 और 21 जो जीवन का अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, तो इसको नहीं ख़त्म किया जाता है, और सारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ये उत्तर आपके ऑप्शंस में दिया होगा, जैसे किसी भी एग्जाम में जैसे 20 दे दिया, चाहे 21 दे दिया, या फिर दोनों दे दिया, तो उसमें A एंड B करके ऑप्शन होगा, तो उसको टिक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 6, क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको बोला जाता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है भाग 3, यानी पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 9 है, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को किस खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता? तो इसका सही जवाब है किसी कारखाने या खदान में या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो इसका सही जवाब है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आप लोग अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में आप लोग अपना जो भी याचिका दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 26 के तहत ये लोग रीट जारी करते हैं। अब यहाँ पे आगे रीट क्या होता है? तो रीट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका अरेस्ट हो गया, तो आप पे कुछ ना कुछ कार्रवाई तो हो ही होगी, तो आप अगर आपको बचना है तो आप अपना रीट के लिए आप कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि हाँ मुझे रीट, इसको एक परमानेंट रिटेन बोलते हैं, रिटेन ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है
डिटेल वीडियो लाऊंगी। इसका 5 वीडियो होता है लेकिन मोस्टली 4 इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि ट्रम्प के साथ हेबियस कॉर्पस के लेकर ये एक रीटी होता है, तो इसके बारे में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था? तो 1978 में। किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28। या उत्तर प्रश्न में दिए होंगे, विकल्पों पर निर्भर करता है आपके। ये मैंने आपको बता दिया है, आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32। भारत में मौलिक अधिकारों के जनक किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। अब आई होप मेरे डिस्कशन करने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और अगर आपको किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए, जैसे इसका डिटेल वीडियो चाहिए, जैसे राइट टू इक्वलिटी पे आपका डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।